क्या राजस्थान में भजनलाल सरकार अच्छी चल रही है? क्या उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्या हुआ किरोड़ीलाल मीणा का आखिर? उन्होंने 3 जुलाई को अपना इस्तीफा पब्लिक करा था। क्या उसके बाद कुछ हुआ? क्या कोई डेवलपमेंट देखने को मिला? क्या वसुंधरा राजे इस टाइम पे क्या कर रही हैं? क्या उनका प्लान है? क्या वो पार्टी को जोड़ने की बात हो रही है? क्या बीजेपी फैक्शनलिज्म से राजस्थान में जूझ रही है आज की तारीख में? देखिए, इन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यहिंदी.com से जुड़ने के लिए। देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश पे तो बहुत बातें हुई। हर नेशनल मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर जगह मैं बोलूँगा इस पे बातचीत हुई कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पर शायद इस झगड़े में, यूपी के झगड़े में लोग राजस्थान को भूल गए। तो क्या राजस्थान में आपको पता होगा सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं बोलूँगा नहीं। इसीलिए शायद कल रात को एकदम से राजस्थान में प्रेसिडेंट को, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को चेंज करा गया। सीपी जोशी को हटा के और बनाया गया किसको? मदन राठौड़ को, जो कि एक मूल ओबीसी हैं और 2 बार या 3 बार शायद विधायक भी रहे सुमेरपुर से। आज की तारीख में वो राज्यसभा के मेंबर हैं। तो क्या ये मूव अचानक हुआ? देखिए, 2-3 दिन से एक बात चल रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी कि सीपी जोशी ने रिजाइन करने की पेशकश की है। अगर आप बीजेपी को जानते हैं, समझते हैं, बीजेपी रेजिग्नेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बीजेपी में तो एकदम से ही पत्ता साफ हो जाता है। तो क्या उनको भनक लग गई थी सीपी जोशी कि मुझे हटाया जाएगा? लगता कुछ ऐसा ही। देखिए, क्योंकि ये खबर चली भी बहुत कि सीपी जोशी जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश करी और ये करा और वो करा। पर अंत में हुआ क्या? कल रात को एकदम से मदन राठौड़ का नाम आया, जो कि मूल ओबीसी है और राज्यसभा के मेंबर हैं। तो क्या मदन राठौड़ फैक्शनलिज्म जो राजस्थान की बीजेपी में है, या जो एक डिससेटिस्फैक्शन है सरकार को लेके, उसको दूर कर पाएंगे? मैं मानता हूं मदन राठौड़, जितना मैं उनको समझता हूं, जितना मैं उनको जानता हूं, जितना लोगों से उनके बारे में बात सुनी है, मैं मानता हूं कि उनको शायद ये सब चीजें करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका स्टेचर भी इतना बड़ा नहीं है जो बड़े नेता भी नाराज बैठे हैं उनको एक साथ एक मंच पे ला सके। पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर बीजेपी ने आखिर करा क्यों? बीजेपी ने इसलिए करा कि राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को। आपके 11 गई इंडिया अलायंस के खाते में, उसमें से 8 कांग्रेस को गई और 14 सीट गई बीजेपी को। पर 2014-2019 में क्या था? 25 में से 25 सीटें मिली थी बीजेपी को। तो अब के 11 सीटों का नुकसान से क्या हुआ? अंतर पड़ा आपके बीजेपी की नेशनल टैली के ऊपर। 11 सीट बड़ा नंबर होता है, ये जानिए, ये समझिए। तो क्या मदन राठौड़ ये सब कुछ ठीक कर पाएंगे? ये तो आगे पता लगेगा। पर जितना मैं उनको समझता हूं, वो थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं। मैंने उनका ओरेटरी स्किल्स अभी तक नहीं देखी। संगठन का उन्होंने काम करा है, ये मैं मानता हूं। पर क्या वो एकजुटता ला पाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज बीजेपी उससे राजस्थान में जूझ रही है। मैं बोलूंगा इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शंस के बाद में, चाहे कितना भी ब्रेव फेस पुटअप करने की कोशिश करे बीजेपी, पर आज वो झेल रही है। क्या मदन राठौड़ किरोड़ीलाल मीणा को मना पाएंगे, जो 3 जुलाई से इस्तीफा देके बैठे हैं और उस उम्मीद में बैठे हैं? आज तक उनका इस्तीफा को एक्सेप्ट नहीं करा गया। क्या वो ऑफिस जाते हैं? नहीं जाते हैं। उनके जो कृषि मंत्रालय था, उसको अब के सबसे ज्यादा राजस्थान में बजट दिया गया। क्या उसके बाद भी उन्होंने ऑफिस जाना शुरू करा? नहीं करा। वो क्या कर रहे हैं? वो आजकल एसओजी के पास जाते हैं, मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जैसा यूपी में एसटीएफ होता, मतलब स्पेशल टास्क फोर्स। वहां जाकर वो कांग्रेस सरकार के टाइम में जो पेपर लीक हुए थे उनकी बात कर रहे हैं और वो मुद्दे उठा रहे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो उनका मेन सब्जेक्ट है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो इसी राह पे निकल पड़े
तो भजनलाल सरकार को दिक्कतें और कष्टदायी पीरियड आने वाला है, मान के चलिए, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते आए हुए हैं, चाहे वो पार्टी में रहें या पार्टी के बाहर रहें। इसीलिए मैं एक बात बोलता था, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने बोला भी था, किरोड़ीलाल मीना इन मिनिस्ट्री इज बेटर देन हैविंग किरोड़ीलाल मीना आउट ऑफ मिनिस्ट्री। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि किरोड़ीलाल मीना अगर इन पे ज्यादा दबाव पड़ा और ये अगर ऐसी बातें करते चले गए, ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते चले गए, तो बड़ी दिक्कत पेश होने वाली है। किसको? वो पेश होने वाली है भजनलाल सरकार को। इसका सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने का काम है किसका? मदन राठौड़ का। क्या उनकी सीनियरिटी उनके बराबर, किरोड़ीलाल मीना के बराबर है? नहीं है। तो क्या वो मना पाएंगे? देखिए, ये तो आगे पता लगेगा, पर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। क्या मदन राठौड़ के आने के बाद में, क्योंकि वो ओबीसी हैं, क्या जो 5 जगह उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, ये 5 जगह कौन सी है? ये 5 जगह वो हैं जहां के लोग एमपी बन के जिन्होंने रिजाइन करा अपनी असेंबली सीट से। इन 5 में से 3 पे तो कांग्रेस थी। वो 3 सीटें कौन सी थी? देवली उनियारा, दौसा और झुंझुनू। और 2 सीटें थी, एक सीट थी खीमसर जो कि आरएलपी के पास थी, और एक सीट थी 84 जिसपे बाप मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट जीते थे। ये 5 सीटें अगर आप देखें तो पांचों की पांचों इंडिया अलायंस के पास है। तो क्या मदन राठौड़ के आने के बाद में सब कुछ बदल जाएगा? ये चुनाव कब है? ये चुनाव 6 महीने के अंदर होने जरूरी है। 6 महीने कब से? जून 4 से लेके, तो ज्यादा टाइम नहीं है। क्या वो इन चुनावों में असर डाल पाएंगे? देखिए, कास्ट कॉम्बिनेशंस या डोमिनेटिंग फोर्सेस की अगर बात करूं इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो मैं मानता हूं कांग्रेस को एज है, आज की तारीख में भी एज है। तो क्या भजनलाल जी और मदन राठौड़ मिलके कुछ कर पाएंगे? आज की तारीख में मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, पर हां, कह पाना बड़ा मुश्किल है। चुनावों को लेके कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में पता लगेगा। देखिए, इतना आसान नहीं होता पहले फोरकास्ट करना। ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूं जो ये डिक्लेयर कर सकूं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हां, ये बोल सकता हूं कि डिफिकल्टी है बीजेपी के सामने। क्यों है? 2 कारण। एक तो कास्ट कॉम्बिनेशन उनको फेवर नहीं करता, दूसरा फैक्शनलिज्म इतना ज्यादा है बीजेपी के अंदर कि उनको कंट्रोल करना और उन लोगों को वहां ले जाना। क्योंकि देखिए, 2 सीटें ऐसी हैं, खासतौर से दौसा और देवली उनियारा, जहां पे किरोड़ीलाल मीना का असर पड़ता है। चाहे परसेंटेज कितनी हो, पर उनका असर पड़ता है। तो क्या उनको मनाया जाएगा? क्या उनको मनाए जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, 3 तारीख को एक आदमी रिजाइन करके बैठा है, वो अपने ऑफिस भी नहीं जा रहा, जबकि उनको सबसे ज्यादा बजट का जो पोर्शन दिया गया, वो सबसे बड़ा पोर्शन मिला है कृषि को, जिसके वो मंत्री थे। राजस्थान बजट का ध्यान रखिएगा, राजस्थान बजट की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी वो अपने ऑफिस नहीं गए, वो किसी से मिले नहीं, और उल्टे वो एसओजी जाकर पेपर लीक और इसकी कंप्लेंट करते फिर रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में बीजेपी का जो लड़ाई है वो मुझे बढ़ती हुई नजर आती है, कम होते हुए नजर नहीं आ रही। तो इस पूरे खेल में भजनलाल जी का क्या? देखिए, ये 5 सीटों पे जब चुनाव होंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, शायद जनवरी मार्च के बीच में कभी होने चाहिए, उसके रिजल्ट के बाद में मैं मानता हूं कि उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनकी शायद नज़र, अगर रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आए, तो शायद राजस्थान की तरफ उनकी नज़र वापस से एक बार जाएगी। तो क्या सीपी जोशी का जाना ऐसा ही था? मतलब अचानक हुआ? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो, कि चुनावों से, उपचुनावों से पहले या उपचुनावों के बाद बीजेपी प्रेसिडेंट चेंज होगा, और वो कल रात को चेंज कर दिया गया। अब रही बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट, किरोड़ी जी की तो मैंने आपसे बात कर ली। वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहेंगे, और इसी चक्कर में आपको याद होगा एक बार वो वसुंधरा सरकार से हटा भी दिए गए थे, और उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी कि उनका काम है जनता के मुद्दे उठाना। सक्सेसफुली अनसक्सेसफुली, देखिए, वो एक बहस का मैटर है, उस पर अपन बात नहीं करेंगे। अब वसुंधरा राजे का क्या होगा? देखिए, वसुंधरा राजे को मनाने जब भजनलाल शर्मा गए थे, एक वीडियो में मैंने आपको बोला था
तो उसका कोई असर पड़ा? आज तक मुझे नहीं लगता उसका असर पड़ा, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, वसुंधरा जी के पास भजनलाल शर्मा 1 घंटे गए, उनको भेजा गया किसके ऑर्डर पे? दिल्ली से, कि उनको जाके समझाइए वसुंधरा जी को कि वो कलेक्टिवली बीजेपी के साथ रहें और हमारा सपोर्ट करें फील्ड के ऊपर भी। क्या वसुंधरा जी उसके बाद बजट सेशन में गई? एक दिन के अलावा नहीं गई। जब बजट प्रेजेंट हुआ थी, नहीं थी। जब रिप्लाई हुआ थी, नहीं थी। यहां पे राजस्थान में, जयपुर में, जब कार्य समिति की मीटिंग हुई बीजेपी की, वो शायद 13 या 14, शायद 13 जुलाई था, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उस दिन उनको स्पेशली बुलाया गया। वो कहां थी? वो थी बॉम्बे अंबानी की शादी में। वो आई, पर लेट आई 13 तारीख को, और लेट आके कुछ घंटे ही बैठी। पर एक बहुत जोरदार चीज देखिए, जब जब राजस्थान में चुनाव आए हैं तो वसुंधरा जी का फोटो एकदम से आपके होर्डिंग्स पे आने लग जाता है। ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, यू मे डिसलाइक हर, यू मे लाइक हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। और चुनावों से पहले कैसे इग्नोर कर लोगे आप उनको? कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप जानते हो वो राजस्थान में सबसे टॉप लीडर हैं, जो पैन स्टेट लीडर हैं। इसलिए उनका बाकायदा होर्डिंग पे पोस्टर आ गया। ये हर चुनावों में मैंने देखा है, हर चुनावों में उनका आ जाता है, चुनावों के बाद वो पोस्टर से गायब कर दी जाती है। तो क्या वसुंधरा जी इसको लाइटली ले रही होंगी, आप सोचते हैं? अगर मेरा जैसा इंसान लाइटली लेगा तो वसुंधरा जी तो बहुत बड़ी है। वो तो लीडर राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं। 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, आज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की। ये क्यों क्यों उनके साथ ऐसा करा जा रहा है? तो क्या वो सब देखते हुए 5 जो उपचुनाव है उनमें जाएंगी? देखिए, मुझे कैनवेसिंग करने, कैंपेन करने, देखिए मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया गया, ऐसे में मुझे मुश्किल लगता है कि वो जाएंगी। अगर मैं होता तो क्या करता? मैं होता तो साहब बिल्कुल नहीं जाता। मैं बिल्कुल साफ बात करता हूं, क्योंकि मेरे को जितना साइडलाइन करने की कोशिश करी गई या मुझे पीछे हटाने की कोशिश करी गई, क्या मैं ऐसे जाके और वोट मांग के और वापस घर पे बैठ जाऊं? मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। मेरी समझ से परे है कि वसुंधरा जी ऐसा कुछ करेंगी। तो क्या बीजेपी राजस्थान में सब कुछ ठीक है? नहीं है। देखिए, विधानसभा का बजट सेशन अभी राजस्थान में चल रहा है। उसमें मैं फिर बोलूंगा, एक बार आपको याद दिलाऊंगा, सबसे ज्यादा जो मंत्रियों को कॉर्नर कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस तो कर ही रही है। कांग्रेस में 2 नेता खास तौर से, एक है गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के चीफ हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। एक तो वो बड़ी तैयारी करके आते हैं, बड़ा कॉर्नर करते हैं वहां मंत्रियों को। और दूसरे कौन? दूसरे टीकाराम जूली, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इन दोनों ने कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रखा है असेंबली के अंदर। पर इनके झंडा बुलंद करने से कुछ नहीं होता, आप समझते हैं? झंडा तो बीजेपी से भी बुलंद हो रहा है। कई नेता, कई जो जीत के आए हैं बीजेपी की टिकट पे एमएलए, वो ही अपने मंत्रियों को कॉर्नर कर रहे हैं विधानसभा सेशन में, और मंत्रियों से जवाब देते हुए नहीं बन रहा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे डिफरेंसेस हैं पार्टी के अंदर। क्योंकि कई मुद्दे बीजेपी एमएलए को अपने गांव ढानी सिटीज में फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि पानी, सड़क और बिजली। बिजली का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है राजस्थान में, जिसको हर आदमी उठाना चाहता है विधानसभा में, और जिसका रिप्लाई अभी तक मुझे नहीं लगता किसी के पास है। और खास तौर पे भजनलाल जी आज तक कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि बिजली की पोजीशन या पानी की पोजीशन हम कैसे इंप्रूव करेंगे। ना वो इन अपने पार्टी के लोगों को कर पाए, ना वो जनता को कर पा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल वाला हो सकता है राजस्थान में, खास तौर से डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारा जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो सीपी जोशी हट गए हैं और मदन राठौड़ बन गए हैं। उसके बाद भी मैं मानता हूं कि जो एक बवाल है वो शायद हवा तेज चलेगी, और पता ही नहीं क्या क्या होगा राजस्थान की बीजेपी के अंदर। आगे देखते हैं, पर मुझे लगता है आगे का आने वाला टाइम जो है बीजेपी के लिए राजस्थान में पर्टिकुलरली, वो ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आ रहा है। और यही बीजेपी के ऊपर वालों को भी समझना चाहिए
कि आगे वाले टाइम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पार्टी को एकजुटता दिखानी पड़ेगी और सही करना पड़ेगा जो गलतियां करी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।